हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ का ही एक एग्ज़ाम्पल है, तो आइए डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को हम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारी आंत है उसमें सूजन हो जाती है। इसको अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो हमारी आंत में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसमें सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारी पाचन क्रिया है, पाचन शैली है, वो गड़बड़ हो जाती है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है उसमें। अगर हम इन्फ्लेमेशन का बात करें तो ये कहीं पर भी होता है तो उसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है लाइफ का, वो ज़रूर अफेक्ट होता है। तो इन्फ्लेमेशन को साधारण भाषा में अगर हम समझें तो एक तरह का सूजन और उस एरिया का लाल हो जाना, वहाँ पर दर्द होना, बहुत तेज़ दर्द, तीव्र गति से होना, ये सब एक उदाहरण है इन्फ्लेमेशन का। तो अगर हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का बात करें तो जो इन्फ्लेमेशन होता है वो आंतों में होता है, तो जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। और अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो कभी कभी ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। तो अगर हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का बात करें तो ये दो तरह का होता है। पहला है जिसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि बड़ी आंत में सूजन होना, और दूसरा है क्रोहन्स डिजीज़। क्रोहन्स डिजीज़ जो है वो छोटी आंत में होता है। तो दोनों में यही अंतर है, ये दोनों ही इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में ही आता है, लेकिन दोनों में छोटा सा अंतर है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादातर जो है हमारी बड़ी आंत को प्रभावित करता है और क्रोहन्स डिजीज़ जो है वो हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है। मेनली जो छोटी आंत का जो टेल पोर्शन है, लास्ट का पोर्शन है, वो ज़्यादातर उसको प्रभावित करता है। अब एक डायग्राम के एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्रोहन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं क्रोहन्स डिजीज़ में ज़्यादातर जो पार्ट अफेक्ट हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो ज़्यादातर पार्ट अफेक्ट हुआ है वो बड़ी आंत का है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि आखिर होता क्या है जिससे हमें पता चल सके कि हमें ये प्रॉब्लम हुई है, हमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की समस्या है। क्योंकि इसके सिम्टम्स ज़्यादातर बहुत कम होते हैं, या फिर अगर होते भी हैं तो साधारण आदमी उसे समझता है कि मुझे एसिडिटी हो गई है, या फिर मुझे मेरा खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये बहुत ही सावधान करने वाली बीमारी है, क्योंकि इसके जो असर हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है जिसके लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहला सिम्टम तो इसमें होता है कि पेशेंट को डायरिया होगा, फ्रीक्वेंट डायरिया होगा, बार बार उसे ऐसा लगे, मतलब ऐसा 2-3 बार या 3-4 बार भी दिन में हो सकता हो कि वो जाता हो, और ये रेगुलर होता होगा उसके साथ, क्योंकि इसका डाइजेशन बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसे ये 2-3 बार मतलब दिन में करना जाना पड़ सकता है। तो एक तो सिम्टम्स है डायरिया का। दूसरा है ब्लीडिंग अल्सर। अल्सर्स होते हैं पेट में, जिन्हें हम पेट के छाले भी बोलते हैं, लेकिन वो जब छाले ब्लीडिंग अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो उनको हेमेटोसीजिया बोलते हैं, जो कि बहुत ही घातक होता है। और ये परिस्थिति, ये कंडीशन ना आए, इसी के लिए आदमी को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी पेशेंट के साथ में ऐसी कुछ भी समस्या हो रही है, बार बार दिक्कत हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसको सिर्फ ये ना समझे कि उसे गैस हो रहा है या फिर खाने में कुछ दिक्कत हुई इसलिए हो रहा है, उसका प्रॉपर जांच करवाए अपना। तो दूसरा सिम्टम्स है ब्लीडिंग अल्सर्स।
जब जो हमारा स्टूल है, जब पॉटी के थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको ब्लीडिंग अल्सर बोलते हैं, जो कि बहुत घातक होता है। तीसरा है स्टमक पेन, एकदम से बहुत तेज़ पेन होता है, मरोड़े उठती हैं और कई बार कब्ज़ जैसी परिस्थिति होती है। तो ये सब समस्याएं भी इसके अंदर आती हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेट लॉस का। आदमी हट्टा कट्टा है, अचानक से उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, अनीमिया होने लगती है, उसे खून की कमी होने लगती है। जब ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो अवेयर हो जाना चाहिए, एक सतर्क हो जाना चाहिए पेशेंट को कि कुछ गड़बड़ है और उसको उसका इलाज कराना चाहिए। तीसरा है कि कई बार क्या होता है, जब भी पेशेंट को या फिर क्रोहन्स डिजीज़ होता है या फिर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, तो कई बार उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं और वो काफ़ी दर्दनाक होते हैं, जो कि नॉर्मल छालों से थोड़े अलग होते हैं, जो ठीक होने में भी टाइम लेते हैं बहुत ज़्यादा। और कई बार तो जो भी जेनाइटल्स एरिया होते हैं, जो एनस होता है, जो जेनाइटल एरिया होते हैं, वहाँ पर अल्सर हो जाते हैं, तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो इसीलिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में कई बार प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर भी शुरू हो जाती हैं, जिसका असर हमें और बॉडी पार्ट्स में दिखता है। जो कि जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है मुंह से, और वो धीरे धीरे मुंह से, उसके बाद से आपका ये विंड पाइप हो गया, फूड पाइप हो गया, उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक जाता है। इन सभी पार्ट्स के अलावा जो आपके और बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि कई बार आई में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, स्किन में डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, स्किन में अलग अलग पैचेस बनने लगते हैं, आर्थराइटिस का सामना करना पड़ जाता है। और ये सारी समस्याएं भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में पेशेंट्स को झेलनी पड़ती हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको देख के या फिर किसी पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे अलर्ट हो जाना चाहिए कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अगर सडनली वेट लॉस होने लगता है या फिर सब कुछ ठीक होने के बाद भी खून की कमी होने लगती है शरीर में, या फिर कई बार डायरिया हो रहा है या अल्सर हो जा रहा है, मुंह के छाले हो जा रहे हैं, तो वो ये सारे अलार्मिंग साइंस हैं जिसको देख करके पेशेंट को अवेयर हो जाना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है और डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो भी सिम्टम्स हैं ये होते क्यों हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की परिस्थिति कैसे बन जाती है। तो कॉजेज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहला कॉज फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स ही आता है, या फिर फैमिली में किसी को कभी रहा हो इस तरह की समस्या, अल्सर की परेशानी कभी किसी में रही हो तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो एक फैक्टर तो यही है। दूसरा है कई बार जो इम्यून सिस्टम, ये हमारा सबसे मेन रोल प्ले करता है। ज़्यादातर तो इम्यून सिस्टम का रोल पॉजिटिव होता है। जब भी कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आता है तो वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब कोई बाहर से इन्फेक्शन आता है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा होता है, और जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होता जाता है इन्फ्लेमेशन भी डाउन हो जाता है। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें विदाउट इन्फेक्शन एंटीबॉडीज़ अपना काम करने लगती है और इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जो कि ठीक नहीं होता और वो होता चला जाता है और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ते चली जाती है। तो इम्यूनिटी का जो रोल है वो पॉजिटिव ना हो करके इन पेशेंट्स में नेगेटिव चला जाता है, जिनको कि हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, जिसमें कि खुद की इम्यूनिटी ही हमारे खिलाफ काम करने लगती है। तो इन पेशेंट्स में ये केसेस पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इनका इलाज हो पाना, करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाउल डिजीज़ और इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम दोनों चीज़ों में तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली दोनों में देखा जाए तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है वो कई सारे सिम्टम्स को मिला करके एक नाम दिया गया है, जिसमें कई सारे सिम्टम्स हैं।
नहीं करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में हमें देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में जो पार्ट है, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं अगर हमने उसको ट्रीटमेंट नहीं कराया तो। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें डैमेज नहीं होता है, लेकिन सिम्टम्स ज़रूर कुछ ना कुछ होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो ये डैमेज ज़्यादा करता है। कई बार तो अगर हमने इसको इलाज नहीं कराया तो ये कैंसर तक भी परिस्थिति पहुंच जाती है, जिसमें कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर, कोलन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर, ये सब भी हमें पेशेंट के थ्रू पता चलता है, या फिर ये सब चीज़ें भी पेशेंट को सफ़र करनी पड़ जाती हैं। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जो है वो काफ़ी सारे सिम्टम्स का जोड़ है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक सिंगल बीमारी है जिसमें कि आप ज़्यादा डैमेज आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को होता है। और इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में डैमेज नहीं होता, सिर्फ सिम्टम्स आते हैं जो कि अपने आप क्योर हो जाते हैं। तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे होता है, मीन्स कि इसके ट्रीटमेंट में कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि आपका सल्फासालाज़िन हो गया, जो कि इंटेस्टाइन में इरिटेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको कम करने में काम करती हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक्स, जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, जो कि इन्फेक्शन जब इरिटेशन की वजह से जब घाव जैसा परिस्थिति हो जाता है तो वहाँ इन्फेक्शन ना हो, उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी, जो क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो जो हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करना पड़ता है। और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का भी सेम काम है, जो हमारे ओवर एक्टिव हुए इम्यून सिस्टम को काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे अगेंस्ट हो चुका है, तो उसको वापस से रिवर्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, और हमें ट्रीटमेंट कराना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि अगर इसको छोड़ दिया गया, इसका इलाज नहीं किया गया, तो हमें कैंसर जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहें और सेफ़ रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।